ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने कहा है कि वे केटी पेरी पर रूबी रोज के यौन हमले के दावे की जांच कर रहे हैं। हम आरोपों, संभावित जांच, संभावित आरोप, आगे क्या उम्मीद की जा सकती है और किन लोगों से पूछताछ होगी, इस पर चर्चा करेंगे और इसे ऑस्ट्रेलियाई जांच प्रक्रिया से परिचित व्यक्ति के साथ विस्तार से समझेंगे। साइड बार में आपका स्वागत है, जिसे लॉ एंड क्राइम प्रस्तुत करता है। मैं जेसी वेबर हूं। एक बेहद चौंकाने वाला सेलिब्रिटी आरोप अब सुर्खियों में है। अभिनेत्री रूबी रोज ने पॉप सिंगर केटी पेरी पर लगभग 20 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के एक नाइट क्लब में यौन हमले का आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर है। इसे बड़ी खबर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वहां इस मामले में अब कथित तौर पर आधिकारिक पुलिस जांच शुरू होने की वजह बनी है। मैं एक विशेषज्ञ से पूछूंगा कि ये कैसे हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई। रेजिडेंट ईविल, जॉन विक, पिच परफेक्ट, द मैग जैसी फिल्मों की रूबी रोज ने केटी पेरी को लेकर थ्रेड्स पर लिखा। ये केटी पेरी की जस्टिन बीबर के कोचेला परफॉर्मेंस पर प्रतिक्रिया थी। रूबी रोज थ्रेड्स पर लिखती हैं कि केटी पेरी ने मेलबर्न के स्पाइस मार्केट नाइट क्लब में मुझ पर यौन हमला किया। वो क्या सोचती है, उससे किसे फर्क पड़ता है। उन्होंने लिखा, मैं अब 40 साल की हूं। इसे सार्वजनिक रूप से कहने में मुझे लगभग 2 दशक लगे, लेकिन खुश हूं कि इतने लंबे समय तक जी पाई और आखिर अपनी बात कहने की हिम्मत जुटा सकी। ये बस दिखाता है कि ट्रॉमा और यौन हमला का कितना गहरा असर पड़ता है। मुझे समझने के लिए धन्यवाद। अब मैं यहां और भी बहुत कुछ बताने वाला हूं, लेकिन केटी पेरी के प्रतिनिधि ने एक बयान में पलटवार करते हुए कहा कि रूबी रोज द्वारा सोशल मीडिया पर केटी पेरी के बारे में फैलाए जा रहे आरोप न केवल पूरी तरह से झूठे हैं, बल्कि वे खतरनाक और लापरवाह झूठ हैं। मिस रोज का सोशल मीडिया पर अलग अलग लोगों पर गंभीर आरोप लगाने का पुराना रिकॉर्ड है, जिन्हें उन लोगों ने कई बार खारिज किया है। कुछ साल पहले रूबी रोज ने CW के बैटवुमन शो को छोड़ा था। हालांकि ये किसी खास चीज के सीधे संदर्भ में नहीं था। उन्होंने शत्रुतापूर्ण माहौल और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए, जिसमें निर्माता और अधिकारी निशाने पर थे, जिसका वैसे उस समय वार्नर ब्रदर्स ने जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि इसे उद्धरण के अनुसार संशोधनवादी इतिहास कहा था और दावा किया गया कि उन्हें कार्यस्थल के व्यवहार संबंधी शिकायतों के कारण प्रोजेक्ट से निकाला गया। लेकिन मैं रूबी रोज और केटी पेरी पर लौटना चाहता हूं। एक और पोस्ट में रोज ने आरोप लगाया कि पेरी ने मुझे मेरे सबसे अच्छे दोस्त की गोद में आराम करते देखा। वो बचने के लिए झुकी, अपना अंडरवेयर एक तरफ खिसकाया और उसे छुआ। घिनौना था। चलिए बस इतना कहें कि उसके प्राइवेट पार्ट्स मेरे चेहरे पर थे जब तक कि मेरी आंखें खुद नहीं गईं और मैंने उस पर उल्टी कर दी। बहुत विस्तार और खास तरीके से बताया। रोज ने यह भी पोस्ट किया कि उद्धरण है, एक महिला होने के नाते कई कारणों से W यानी महिलाओं द्वारा महिलाओं पर हिंसा और यौन शोषण पर खुलकर बोलना पुरुष अपराधियों पर बोलने से 100 गुना ज्यादा मुश्किल है, कम से कम मेरे लिए। फिर एक बड़ा अपडेट आया। रोज ने थ्रेड्स पर लिखा, आज मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी यह देखने कि मेरे अनुभवों की जांच हो सकती है या नहीं। मुझे लगता है ये घटनाएं अब लिमिटेशन से बाहर है, लेकिन कोशिश की वजह है। दिलचस्प ये कि उन्होंने पहले कहा था कि पुलिस को रिपोर्ट करने में उनकी रुचि नहीं थी। उन्होंने पोस्ट में कहा कि पेरी बेझिझक मुझ पर मुकदमा कर सकती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि ये हुआ था। मेरे पास फोटो हैं, ये सार्वजनिक जगह पर हुआ और कई लोगों ने देखा। वैसे कानूनी नजरिए से देखा जाए तो यह सही है। केटी पेरी तकनीकी रूप से रूबी रोज पर मानहानि जैसी किसी चीज के लिए मुकदमा कर सकती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वह ये तर्क देंगी कि सोशल मीडिया पर उनके बारे में झूठे सार्वजनिक बयान दिए गए हैं। अगर रोज ने मुकदमे में ये दावे किए होते तो शायद उन पर मानहानि का केस नहीं हो सकता था, क्योंकि मुकदमे में दावे करने पर आमतौर पर सुरक्षा मिलती है। ये समझ में आता है। अगर कोई भी आपके खिलाफ मुकदमा दायर करने पर आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा कर सकता, तो इससे मुकदमेबाजी पर असर पड़ता। इससे कोई भी अदालत जाने से डरता और यह समझदारी की बात नहीं होती। रूबी रोज की केटी पेरी के खिलाफ सार्वजनिक टिप्पणियों से कानूनी जिम्मेदारी बन सकती है। हाँ, बिल्कुल। मैं नहीं कह रहा कि केटी पेरी रूबी रोज पर केस करेंगी, लेकिन सोचना चाहिए। अब बिल्ली पालकों के लिए हर कोई चाहता है कि उसकी बिल्ली स्वस्थ और खुश रहे, इसलिए मैं स्मॉल्स खिलाने की सलाह देता हूँ। अधिकतर बाजार का बिल्ली खाना सस्ते भरावन, बचे मांस और कृत्रिम चीजों से बनता है, जिससे आपकी बिल्ली की सेहत खराब होती है।
स्मॉल्स इससे अलग हैं। क्यों? उनकी रेसिपी बिना प्रिजर्वेटिव के 100% इंसानों के खाने लायक चीजों से बनाई जाती है, जो आपको अपने फ्रिज में मिल जाएंगी। बिल्लियां ऊर्जा के लिए प्रोटीन पर निर्भर रहती हैं। उन्हें स्वस्थ और फिट रहने के लिए खूब पानी की भी जरूरत होती है। स्मॉल्स में कम से कम 80% पशु प्रोटीन है। उनकी ताजा सामग्री धीरे धीरे पकाई जाती है, जिससे पोषक तत्व, नमी और स्वाद बने रहते हैं। 88% बिल्ली पालने वाले लोग बताते हैं कि स्मॉल्स खिलाने के बाद उनकी बिल्लियों का पाचन बेहतर हुआ है, उनका फर और भी चमकदार हो गया है और खेलने के लिए उनमें ज्यादा ऊर्जा आ गई है। विशेषज्ञ भी इसकी खूब तारीफ कर रहे हैं। फोर्ब्स ने स्मॉल्स को टॉप कैट फूड बताया है। बजफीड समीक्षकों की बिल्लियां इसे बहुत पसंद करती हैं। आपकी बिल्ली की सेहत उसकी डाइट पर निर्भर करती है। स्मॉल्स आजमाएं। पहली ऑर्डर पर 60% छूट, फ्री शिपिंग और लाइफ टाइम ट्रीट्स पाएं। smalls.com/sidebar पर जाएं। अब मैं उस पर जाना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि रूबी रोज की सबसे हालिया ऑनलाइन प्रतिक्रिया है। उद्धरण: हाय, इस पर आखिरी अपडेट। आज दोपहर तक मैंने सभी रिपोर्ट्स अंतिम रूप दे दी हैं। इसका मतलब है कि मैं अब उन मामलों या लोगों पर टिप्पणी, दोबारा पोस्ट या सार्वजनिक रूप से बात नहीं कर सकता। ऐसा लगेगा जैसे मैं समर्थन भरे संदेशों से लेकर दूसरों के अनुभवों तक सब कुछ अनदेखा कर रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये पुलिस की एक सामान्य अनुरोध है और कई मायनों में ये मेरे लिए राहत की बात है। अब मैं उबरने की प्रक्रिया शुरू कर सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं। आप सभी से बहुत प्यार करता हूं। और अंदाजा लगाइए क्या? यही है बड़ी खबर। KTLA 5 के अनुसार, उद्धरण: मेलबर्न की यौन अपराध और बाल शोषण जांच टीम जासूस मेलबर्न में 2010 में हुई एक पुराने यौन हमले की जांच कर रहे हैं। पुलिस को बताया गया कि यह घटना मेलबर्न CBD के एक लाइसेंस प्राप्त स्थल पर हुई। क्योंकि जांच अभी भी जारी है, इसलिए इस समय इस पर और टिप्पणी करना अनुचित होगा। अब CBD का मतलब है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, और पेरी खुद स्पष्ट रूप से कहें तो इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि लगभग उसी समय 14 अप्रैल को उन्होंने कथित तौर पर इंस्टाग्राम पर एक इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, आई लव यू। इसके साथ उनके गाने बाय द ग्रेस ऑफ गॉड की एक तस्वीर थी, जो 2013 के एल्बम प्रिज्म से है। आप इसे अपनी तरह समझ सकते हैं, लेकिन मुझे ये बताना है। द हेरल्ड सन के इंटरव्यू में ये रोलिंग स्टोन ऑस्ट्रेलिया की उस रिपोर्ट के अनुसार है, जिसमें मेलबर्न नाइट क्लब के कथित पूर्व मैनेजर का हवाला दिया गया है। स्पाइस मार्केट, जो अब बंद है, के अनुसार रोज जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, उन्हें उसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि वे दोनों साथ आए थे। वे केटी की हेयर और मेकअप गर्ल और रूबी के दोस्त के साथ थे। यह सुरक्षा के लिए बुरा सपना था, क्योंकि वहां 600 लोग थे और केटी बार बार बाहर आकर सबके साथ नाच रही थी और माश पिट के बीच में चली जाती थी। वे लोग जिनी बॉटल में थे, जो शायद VIP रूम है, और वहां ड्रिंक्स वगैरह ले रहे थे, लेकिन ज्यादातर समय वहां अपने ही काम में लगे हुए थे। मुझे किसी कथित हमले या किसी के उल्टी करने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने दावा किया कि रोज और पेरी दोनों, उद्धरण के अनुसार, नशे में थे, लेकिन उद्धरण के अनुसार वे इतने नशे में नहीं थे कि कुछ कर न सकें या बेहोश हो। दोनों ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। लोग उनकी ऐसी हालत में फोटो न लें, इसके लिए हमने होटल के बाहर कॉलिंस स्ट्रीट प्रवेश पर कार और ड्राइवर इंतजार में रखा। हमने उन्हें पीछे से फायर एग्जिट के जरिए बाहर निकाला और दोनों को कार में बैठा दिया। जांच और बाकी बातों से पहले मुझे ये कहना है, ये पहली बार नहीं है जब रूबी रोज ने केटी पेरी पर निशाना साधा है। 2017 में उन्होंने पेरी के स्विश गाने की आलोचना की थी, क्योंकि तब इसे टेलर स्विफ्ट के खिलाफ डिस्ट्रैक माना गया था। और रोज ने कथित तौर पर ट्विटर पर लिखा, मुझे बस लगता है कि दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है, उसमें खुद को एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में रीब्रांड करने के बाद उसे छोड़कर नीचे गिरना निराशाजनक है। एक और बात है जिसे मुझे उजागर करना है। कुछ चीजें अब सामने आई हैं, या रूबी रोज के इन आरोपों के बाद उन्हें फिर से ध्यान मिल रहा है, जैसे अभिनेत्री एना केंड्रिक। तो उन्होंने 2014 में कोनन ओब्राइन के साथ एक उपस्थिति में मजाक में कहा था कि पेरी ने एक अजीब रात के दौरान उनके क्लीवेज को अनुचित तरीके से छुआ था। 2019 में अभिनेता जोश क्लॉस, जो टीनेज ड्रीम म्यूजिक वीडियो में दिखे थे, ने पेरी पर मौखिक दुर्व्यवहार और पार्टी में बिना अनुमति उनके प्राइवेट पार्ट निकालने का आरोप लगाया। जॉर्जियाई रूसी टेलीविजन होस्ट
टीना कंडालाकी ने पेरी पर अनुचित तरीके से छूने और चूमने का आरोप लगाया। 2018 में जब पेरी अमेरिकन आइडल में जज के रूप में काम कर रही थीं, तो उन्होंने कथित तौर पर प्रतियोगी बेंजामिन ग्लेस को होठों पर चूमा, जिसे बाद में उन्होंने यौन उत्पीड़न के रूप में नहीं देखा। लेकिन जाहिर तौर पर उन्होंने ये जरूर कहा कि इससे उन्हें असहज महसूस हुआ। अब मैं समझना चाहता हूं कि यह ऑस्ट्रेलियाई जांच कैसी हो सकती है। क्या यहाँ कोई कानूनी समय सीमा नहीं है? क्या केटी पेरी से पूछताछ हो सकती है? क्या उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है? इस मामले से जुड़े और किन लोगों से पूछताछ हो सकती है, यही मैं विस्तार से समझाना चाहता हूं। ठीक है, अब मैं माइकिंग को शामिल करना चाहता हूं। मैं माइकिंग को क्यों शामिल करना चाहता हूं? खैर, वो शानदार मेहमान और सेवानिवृत्त पुलिस कमांडर हैं, प्रोफाइलिंग इविल होस्ट और वुल्फ्स इन शीप्स क्लोथिंग लेखक हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलियाई जांचों में खास विशेषज्ञता रखते हैं। मेरा मतलब क्या है, उनके पास ऑस्ट्रेलिया में 4 भागों की डॉक्यूमेंट्री है जो 22 अप्रैल को रिलीज होगी। ये एक सीरियल किलर के केस पर है और वहां चर्चा में है। माइक, आने के लिए धन्यवाद। आप ऑस्ट्रेलिया में जांच कैसे होती है, इससे थोड़े बहुत परिचित हैं, है ना? हाँ जेसी, दरअसल मुझे लगभग 7 साल तक ऑस्ट्रेलिया के पूरे देश में हर एक राज्य में काम करने का मौका मिला था। नेतृत्व स्तर पर मैं कई कमांडरों को जान पाया, जिनमें से कुछ से मैंने विक्टोरिया पुलिस विभाग के दफ्तरों में बातचीत भी की है। तो ये मेरे लिए कई नज़रियों से वाकई में एक दिलचस्प मामला है। ना सिर्फ अमेरिकी कानून और ऑस्ट्रेलियाई कानून के बीच के फ़र्क जितना मैं समझता हूँ, बल्कि जिस तरह से वे चीज़ों की जांच करते हैं वो भी। क्या आप इसके बारे में बात कर सकते हैं? इससे पहले कि हम विस्तार में जाएं, ऑस्ट्रेलियाई जांच अमेरिका से कैसे अलग है? देखिए, मैं तो वैसे भी ऑस्ट्रेलियाई पुलिस को थोड़ा अलग नज़रिए से देखता हूँ, क्योंकि मेरी राय में वे संघर्ष समाधान और दूसरी चीज़ों को संभालने में कहीं बेहतर है। उन्हें लोगों से बात करना और कम घातक तरीके से नियंत्रित करना सीखना होता है। अब ये कम घातक तरीकों से नहीं, बल्कि पूरी तरह से अलग सोच का मामला है। मुझे लगता है कि कानून काफ़ी मिलते जुलते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कई बार वे महारानी के नियमों में आते हैं, जिससे इसे समझना मेरे लिए कभी-कभी कठिन हो जाता है। लेकिन जब आप कानूनी पहलुओं के मूल में जाते हैं, खासकर ऐसे मामले में जैसे कि यौन उत्पीड़न, तो फर्क नहीं पड़ता कि आप ऑस्ट्रेलिया में हैं या संयुक्त राज्य अमेरिका में या कहीं और, ये फिर भी यौन उत्पीड़न ही है। उनके अपने कानून हैं, शायद वे इन्हें अलग नाम से बुलाते हों, जैसा कि हम इस मामले को देखेंगे और इसे वर्गीकृत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की पृष्ठभूमि के साथ विक्टोरिया पुलिस विभाग द्वारा यह बयान देना एक बड़ी बात लगती है। मैं इसे एक बार फिर पढ़ने जा रहा हूं। मेलबर्न यौन अपराध और बाल शोषण जांच टीम के जासूस 2010 में मेलबर्न में हुई पुराने यौन हमले के मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस को बताया गया कि घटना मेलबर्न सीबीडी के एक लाइसेंस प्राप्त परिसर में हुई। जांच जारी होने के कारण अभी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। वे रूबी रोज का नाम नहीं लेते। वे विशेष रूप से केटी पेरी का उल्लेख नहीं करते हैं, लेकिन हर कोई अपने आप समझ रहा है। ये तथ्य कि वे यहाँ जांच की घोषणा कर रहे हैं और उनके पास एक ऐसी यूनिट है जो यौन हमले के पुराने आरोपों की जांच के लिए समर्पित है। क्या आप इस यूनिट से परिचित हैं? या सामान्य रूप से कहें तो यह तथ्य कि उन्होंने इसकी घोषणा की है एक बड़ी बात लगती है। हाँ, और मेरे लिए वास्तव में जैसी जब मैं इसे देखता हूँ, तो ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के सामने आकर सब कुछ बंद करने में माहिर है। वे जानकारी साझा नहीं करते। वे ये नहीं बताते कि मामला कहाँ तक पहुँचा है। यहाँ की तुलना में ये अलग है। वे जल्दी सामने आते हैं, स्वीकार करते हैं, कई बार तथ्यों को भी मान लेते हैं, लेकिन जांच की जानकारी साझा नहीं करते। हाँ, मेरा मतलब है आपने भी उस डॉक्यूमेंट्री का जिक्र किया जो आ रही है और कुछ खोजों का भी जो हमने पुराने मामलों में की हैं। उन्होंने जानकारी ले ली, लेकिन फिर दीवार खड़ी हो जाती है और जानकारी साझा नहीं की जाती। ये दिलचस्प है क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई लोग जिस तरह बोलते हैं वो कई अमेरिकियों से अलग हैं। हम उन्हें समझ सकते हैं, लेकिन उनके शब्द अलग होते हैं। जब वे ऐतिहासिक मामला कहते हैं, हम सोच सकते हैं कि ये इतिहास बन रहा है। असल में वे कहना चाहते हैं कि ये एक पुराना या लंबे समय से बंद पड़ा मामला है, जिसे हम इतिहास से वापस लाकर देख रहे हैं, और हमारी एक जिम्मेदारी है, चाहे वो इसमें शामिल लोगों की कुख्याति की वजह से हो या सिर्फ इस वजह से कि वे वाकई में काफ़ी दूरदर्शी हैं,
खासकर जब बात यौन उत्पीड़न की आती है। मुझे कहना चाहिए कि वे अपराध या आरोप की जांच कर रहे हैं। और हाँ, आपने ये बात रूबी रोज से भी सुनी होगी। मैंने इस पर जितना अच्छा शोध कर सका किया है, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलियाई वकील नहीं हूं। ऐसा नहीं लगता कि यहां कोई समय सीमा लागू होती है। यानी अगर ये 2010 में भी हुआ हो तो भी केटी पेरी पर आपराधिक जिम्मेदारी बन सकती है। सही है, मेरा मतलब है अगर मैं इसे गलत नहीं समझ रहा हूं। नहीं, इस पर मुझे आपसे सहमत होना पड़ेगा। और फिर से, मैं उनका आपराधिक कानून बहुत अच्छी तरह नहीं समझता। अगर मुझे सही याद है तो 2007 या 2009 में आपराधिक कानूनों में बदलाव हुए थे, जिससे रिपोर्टिंग की अनुमति मिल गई थी। कोई समय सीमा नहीं होती, यानी अगर मामला लगातार चलता रहा हो तो उसके लिए कोई अंतिम सीमा नहीं होती। आगे बढ़ने पर इसका कितना असर होगा देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि वे कहते हैं कि हाँ, हम मामला खोलेंगे, देखेंगे और जवाब देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वे इतने पुराने सबूत जुटा पाएंगे या इतने पुराने गवाहों की गवाही पर भरोसा कर पाएंगे, लेकिन इससे रास्ता खुल जाता है। और मैं सोचता हूं कि क्या ये किसी के लिए रास्ता साफ नहीं कर देता अगर वे इस मामले में आपराधिक के बजाय दीवानी तौर पर आगे बढ़ना चाहें। बताइए कि यह जांच कैसी दिखती है, क्योंकि आप रूबी रोज को सुनते हैं। बस एक पल के लिए उनकी बात को सच मान लें। ये उनके आरोप हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने पुलिस को अपनी बात बताई। इंटरव्यू कैसा होता है और पुलिस आगे क्या करती है? देखिए, मुझे लगता है कि एक जांचकर्ता के तौर पर आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि यौन आघात के बाद देर से खुलासा करना आम बात है, और हमें सिर्फ इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये 15 या 20 साल पहले हुआ था। और इस बात पर अलग अलग रिपोर्ट्स हैं कि ये घटना असल में कब हुई थी। हम अब उदाहरण के लिए स्पाइस क्लब से मिली गवाही पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर रहे हैं कि वह घटना कब हुई थी, लेकिन क्या वह वास्तव में वही घटना है, हमें पक्का नहीं पता। लेकिन आपको यह मानना होगा कि देर से खुलासा होना आम बात है। मुझे लगता है कि दूसरी बात जो हमें सोचनी चाहिए वो ये है कि इन चीजों को लोगों के सामने लाने में समय लगता है, खासकर अगर ये एक ही लिंग के लोगों के बीच यौन संपर्क हो। कुछ लोगों के लिए इन बातों पर बात करना दूसरों से ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन साफ है आपको सोचना होगा, ठीक है, अब यह बात क्यों सामने आई। और आपको इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि वो कौन सा निजी वजह था, वो घटना या घटनाएं क्या थीं जिनकी वजह से रूबी रोज ने कहा अब मैं तैयार हूं इसे करने के लिए। यह सिर्फ एक त्वरित प्रतिक्रिया हो सकती थी, जैसे मैं सबको बताऊंगी कि उसने मुझ पर हमला किया, या नहीं, हमें नहीं पता। मेरा मतलब है, पहले की बातों में कहा गया है कि वो इसे एक मजेदार नशे की कहानी के तौर पर बताती थी, लेकिन अब ये उसके खिलाफ एक गंभीर यौन हमला बन गया है। और आपको सोचना होगा, या क्या यह मुमकिन है कि यह बस एक कम सहानुभूतिपूर्ण नजरिया है, वह बस सीधे सीधे कोई हिसाब चुकता कर रही है, या कुछ और। तो एक जांचकर्ता के लिए जब आप सबूत इकट्ठा कर रहे होते हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आपके पास क्या सबूत हैं, तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। और इनमें से कोई भी ये नहीं बताता कि यह कहानी सच है या झूठी है। इसका मतलब बस इतना है कि आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप हर पहलू पर विचार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह स्पाइस मार्केट, यह नाइट क्लब, मेरा मानना है कि यह बंद हो गया है। मैं उनके इंस्टाग्राम पर गया था और देखा कि उनकी आखिरी रात 1 जनवरी 2026 थी। इससे सोचने लगा कि 2010 जैसी पुरानी फुटेज वे कैसे इकट्ठा करते हैं। क्या वो अब भी उपलब्ध है? सब कुछ अलग समय का है, फिर भी लगता है जैसे कल की बात हो। वे ये सब कैसे करते हैं? आप जानते हैं, एक पुराने रिटायर्ड विक्टोरियन पुलिस कमांडर थे जो उस समय ऑस्ट्रेलियाई न्यूज़ पर इस बारे में बात कर रहे थे। और मुझे मानना पड़ेगा, सबसे पहली बात, वे वेन्यू से कोई भी सीसीटीवी कवरेज या वीडियो फुटेज रिकवर नहीं कर पाएंगे जब तक कि वहां मौजूद किसी मशहूर व्यक्ति की वजह से किसी ने उसे खुद संभाल कर ना रखा हो। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड होगा। लेकिन आज के दौर में जब लोग हर जगह अपने मोबाइल डिवाइस से वीडियो बना रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि कई ऐसे वीडियो क्लिप्स हों जो इस कहानी की पुष्टि करते हों, जिन्हें विक्टोरिया पुलिस देखेगी और ध्यान में रखेगी। वो ये कैसे करते हैं? ये तो नाइट क्लब है, वहां मौजूद लोगों को कैसे ढूंढते हैं?
शुरुआत कैसे करते हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि इसकी शुरुआत इस बात से होती है कि ये केटी पेरी और रूबी रोज़ है। और हर कोई कहेगा, अरे यार मुझे याद है मैंने वो देखा था या उसका वीडियो रिकॉर्ड किया था। और शायद लोग इस पर अपनी राय भी देना चाहेंगे। ये भी हो सकता है कि इस मामले में कथित पीड़िता उन लोगों से संपर्क करे जिनसे उसने पिछले 20 सालों में बात की है, जो कहते हैं मुझे वो याद है, और वे आगे आकर कहने को तैयार हो कि हाँ मैंने बात की थी। तो 20 साल पहले का कोई गवाह ढूंढना भी इतना मुश्किल नहीं हो सकता, खासकर जब इसमें शामिल लोगों की प्रसिद्धि को देखते हुए। पूर्व प्रबंधक के बयान के बारे में क्या कहेंगे? आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? असल में उन्होंने फिर से यही कहा कि वे नशे में लग रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी कुछ देखा नहीं, न ही उन्हें कभी कुछ बताया गया, न ही उन्होंने कभी कुछ ऐसा रिपोर्ट किया जिससे यह पता चले कि क्या हुआ था या जो रूबी रोज के दावों का समर्थन करता हो। इसका यह मतलब नहीं कि ऐसा नहीं हुआ, पर वो पूर्व प्रबंधक हैं। मुझे कहना पड़ेगा कि वो कई और लोगों से ज्यादा भरोसेमंद है, क्योंकि इस चर्चा के किसी भी पक्ष में उनकी कोई निजी हिस्सेदारी नहीं है। और मैं सच में इस बारे में सोचता हूं, अगर किसी के साथ उस क्लब में किसी तरह की कथित यौन उत्पीड़न की घटना हुई जिसका प्रबंधन उन्होंने किया, तो मुझे नहीं पता, यह सोचने वाली बात हो सकती है। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा तर्क दे रहे हैं, लेकिन जोखिम के नजरिए से वो शायद कह रहे हों, देखो सब बस नशे में थे और कुछ हुआ ही नहीं, ताकि कंपनी पर जोखिम कम रहे। मुझे नहीं पता कि ये उस पर व्यक्तिगत रूप से असर डालेगा या नहीं। और अगर आपकी रिसर्च सही है और कंपनी बंद हो चुकी है, मुझे लगता है कि ये कम संभावना है, बजाय इसके कि ये शायद बस एक स्वतंत्र गवाह है जो हर रात नशे में धुत व्यवहार देखता है। और शायद उसे फिर से याद भी रहता, खासकर इसमें शामिल लोगों के चर्चित होने के कारण, चाहे वो घटना हुई हो या नहीं। मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा तर्क दिया है जो मैं नहीं दे सकता। उसे प्रेस से बात करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस पूर्व मैनेजर ने ऐसा किया। ये आपके पक्ष में एक बिंदु है। मेरा मतलब है, इस विचार में उसका इसमें कोई निजी फायदा नहीं है। फिर कुछ कहने की जरूरत ही क्या है? आप कह सकते हैं मेरे पास कोई टिप्पणी नहीं है, मुझे याद नहीं है, या कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उसने तो काफी स्पष्ट बात कही थी। हाँ। और फिर से मुझे लगता है कि माहौल बहुत अलग है, क्योंकि लोग इतने चर्चित हैं। कुछ लोग शायद वो जोखिम उठाने के लिए तैयार हों, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उन्हें भी पब्लिक स्पॉटलाइट में प्रसिद्धि का वो पल मिल जाता है। मुझे पूछने दीजिए, मैंने शुरुआत में इस पर बात की थी, रूबी रोज और केटी पेरी के बीच कुछ पुराने संपर्क। तो केटी पेरी के प्रतिनिधि ने रूबी रोज पर कथित तौर पर झूठे बयान देने का आरोप लगाया था, और मैंने उस बहस का जिक्र किया था जो रूबी रोज की एक समय पर वार्नर ब्रदर्स के साथ हुई थी। मैंने पहले बताया था कि कैसे अन्य लोगों जैसे एना केंड्रिक और अन्य ने केटी पेरी के बारे में कुछ और दावे किए थे। जांचकर्ता इसे किस हद तक देखते हैं और कहते हैं, चलिए हम रूबी रोज के इस आरोप पर ध्यान दें। आइए उसके लगाए दूसरे आरोपों को भी देखें। हम केटी पेरी पर लगे आरोप देख रहे हैं। अब उन लोगों से बात करें जिन्होंने आरोप लगाए। क्या वे अन्ना केंड्रिक से भी बात करते हैं? इसका ऑस्ट्रेलिया से कोई संबंध नहीं है। उसने 2014 में कॉनन ओब्रायन के शो में यह कहा था। वे इसे कितनी गंभीरता से लेते हैं? अगर ये मेरा मामला होता तो मैं निश्चित रूप से ऐसी बातों को देखता। आप जानते हैं, मैंने भी पीछे जाकर केटी पेरी के बारे में कुछ रिसर्च की थी। उदाहरण के लिए, पहला बड़ा हिट आई किस्ड अ गर्ल था। इसका कोई खास मतलब शायद नहीं, पर इस संदर्भ में यह दिलचस्प हो सकता है। हाँ, जब आप देखते हैं कि कई अलग अलग जगहों से कुछ काफ़ी चौंकाने वाले व्यवहार के आरोप सामने आ रहे हैं, तो आपको उसे ध्यान में रखना ही पड़ता है। मुझे याद है जब मैं प्रोफाइलिंग की कला और विज्ञान सीखना शुरू कर रहा था, एक पूर्व प्रोफाइलर मेरे साथ बैठा और उसने कहा, बस ये एक साधारण बात याद रखना, पिछला व्यवहार भविष्य के व्यवहार का संकेत देता है। और इसलिए आपको उन दोहराए जाने वाले व्यवहारों को ध्यान में रखना होगा जो कई मामलों में हद से आगे जा रहे हैं। आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं निश्चित रूप से उन सभी से इंटरव्यू करना चाहूंगा और पूछूंगा, मुझे ठीक ठीक बताओ कि तुम्हें क्या याद है। कैटी पेरी का इंटरव्यू कैसे होगा? क्या वे उनसे ऑस्ट्रेलिया आने को कहेंगे? क्या वे जूम पर इंटरव्यू करेंगे? मेरा मतलब है, वो सच में कैसे होता है? देखो, सबसे पहली बात, मुझे नहीं लगता कि अगर वे उनसे पूछेंगे भी
तो वो बात करने के लिए मानेंगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि उन्हें अपना नाम बचाने के लिए मजबूर होना पड़े, और हो सकता है कि वो प्लेन में बैठकर वहां जाएं और कहें, मैं अभी आपसे बात करना चाहती हूं। अपने वकील के साथ अंदर जाएं और बैठकर बात करें। मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा मामला है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि हम चाहते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया आएं और 14 घंटे प्लेन में बैठकर यहां आकर इस केस में इंटरव्यू दें। वो इसे जूम या ऐसे ही करेंगे जैसे हम कर रहे हैं। क्या वे कभी संयुक्त राज्य अमेरिका आएंगे? ये बहुत संभव है, खासकर अगर उन्हें समुदाय या नागरिकों, मीडिया और अन्य लोगों से लगातार दबाव मिलता रहे और उनके पास यहाँ ऐसे लोग हों जिनका इंटरव्यू लेना जरूरी हो। वे कह सकते हैं, अरे ये हमारे किसी जांच अधिकारी को विमान में बिठाकर यहाँ भेजने और उन्हें लोगों से आमने सामने बात करने देने लायक है। मैं बिल्कुल स्पष्ट होना चाहता हूं। इस समय ये सिर्फ आरोप हैं, केवल आरोप हैं जिनका सामना केटी पेरी कर रही हैं। हमें नहीं पता कि कोई समर्थन करने वाला या पुष्टि करने वाला सबूत मौजूद है या नहीं। लेकिन मुझे पूछना है, क्योंकि हम इस बारे में बात कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि यह जांच शुरू हो गई है। तो ऑस्ट्रेलियाई आपराधिक प्रक्रिया के बारे में आपकी जानकारी के अनुसार वहां गिरफ्तारी और आरोप तय करने की प्रक्रिया कैसे होती है? ये हमारी प्रक्रिया जैसी ही है। ऐसे मामलों में वे दस्तावेज जारी कर वकील को सूचित करेंगे और कहेंगे कि आप आकर आत्मसमर्पण करें, फिर आपकी गिरफ्तारी दर्ज की जाएगी। मुझे नहीं पता कि वे उसे डिजिटल रूप से दर्ज होने की अनुमति देंगे या नहीं, और फिर औपचारिक आपराधिक कार्यवाही के लिए वहां आना पड़ेगा या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि इसे वैसे ही संभाला जाएगा जैसे यहां संभाला जाता है। लेकिन हमें यह ध्यान में रखना होगा, मेरा मतलब है यहाँ शायद हम किसी को विमान में बैठाकर उसे वापस प्रत्यर्पित कर देते अगर वो खुद नहीं आती। सही है, ये एक अच्छा मुद्दा है। ठीक है माइक किंग, देखते हैं आगे क्या होता है। सर, समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जैसी, मिलकर अच्छा लगा। और फिलहाल हमारे पास साइड बार पर आपके लिए बस इतना ही है दोस्तों। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा की तरह कृपया YouTube, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सब्सक्राइब करें। आप हमें NBC के पीकॉक पर देख सकते हैं। मुझे X, Instagram पर फॉलो करें। न्यूज नेशन शो जेसी वेबर लाइव सोमवार से शुक्रवार ईस्टर्न समयानुसार रात 11 बजे देखें। फिर मिलते हैं दोस्तों।